आज हमने टॉपिक लिया है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम एक्चुअली इकोसिस्टम में ये रहते हैं कंपोनेंट। तो एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट। ऐसा कौन सा भी कंपोनेंट जिसमें बिल्कुल भी लाइफ नहीं है तो उसको कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। तो अबायोटिक कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। वैसे ही अगर हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट है वो तीन प्रकार के होते हैं। तो उसमें प्रोड्यूसर आए जाएंगे, फिर उसके बाद कंज्यूमर और उसके बाद डीकम्पोजर्स। अगर हम अबायोटिक फैक्टर की बात करते तो अबायोटिक फैक्टर में क्या हो जाएगा? तो अबायोटिक फैक्टर दो प्रकार के, फिजिकल एंड केमिकल। तो फिजिकल में क्या क्या आ सकता है? एयर है, वाटर, वेपर, मिनरल, सॉइल, सनलाइट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें किसमें कवर हो जाएगी? तो फिजिकल में। तो अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द केमिकल, तो केमिकल में भी क्या आ जाएंगे? तो केमिकल में भी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक ऐसे कंपोनेंट आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें किस में कवर हो जाएगी? इनऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आ सकते हैं? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। तो ये किसके हिस्से है? तो ये हिस्से है आपके अबायोटिक फैक्टर्स के, और जिसमें आपने केमिकल में और केमिकल में ऑर्गेनिक में उसमें उसको ये किया है, डिस्टिंग्विश किया है। बायोटिक फैक्टर्स में प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर, डीकम्पोजर में प्रोड्यूसर में मेजरली प्लांट आ जाएंगे, कंज्यूमर्स में मेजरली जो एनिमल्स है वो आ जाएंगे, एनिमल्स है, इवन फंगस है। हाँ? और डीकम्पोजर जो है तो डीकम्पोजर्स में माइक्रोब्स आ जाएंगे। वैसे देखा जाए तो जो बायोटिक फैक्टर में जो भी कंज्यूमर्स है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी, उसके बाद इफ रिक्वायर्ड तो क्वाटरनरी भी कंज्यूमर्स हो सकते हैं। तो ये मेजरली चीज़ें हैं कि जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो भी बहुत सारी बायोटिक चीज़ें हैं, बहुत सारी बायोटिक चीज़ें हैं, तो बायोटिक चीज़ों को एक्चुअली मिला के क्या करते हैं एग्जैक्टली? प्लांट एक्चुअली खाना बनाते हैं। तो बायोटिक फैक्टर से प्लांट ग्रो होते हैं और उसमें से वापस वही खाना कौन खाते हैं? तो वही खाना एक्चुअली एनिमल्स खाते हैं और एनिमल एनर्जी डिराइव करते हैं। और जब उनकी डेथ हो जाती है तो वापस वो जो डीकम्पोजर्स है, तो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? उनको एग्जैक्टली वापस डीकम्पोज करके उसको वो बायोटिक में कन्वर्ट करते हैं, या अदरवाइज उसको डिकम्पोज करने के लिए जो सैप्रोफाइट होते हैं, फंगस होते हैं, तो वो भी उसको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। तो कुछ बायोटिक फैक्टर है, तो बायोटिक फैक्टर को अगर डेथ होने के बाद भी कुछ ऐसे फैक्टर है कि जिनकी डेथ होने के बाद इमीडिएटली माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज करके उसको अबायोटिक फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जो बायोटिक और अबायोटिक जो इंटर कन्वर्जन है कंटिन्यूसली थ्रू आउट इकोसिस्टम में चालू ही रहेगा। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो जो दुनिया है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ों से बनी है। तो लिविंग चीज़ को बायोटिक फैक्टर्स ऐसे कहते हैं, और नॉन लिविंग जो चीज़ है उसको अबायोटिक फैक्टर ऐसे कहते हैं। जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं है तो उसको नॉन लिविंग कहेंगे। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म अगर डेड हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑटोमेटिकली नॉन लिविंग में कन्वर्ट हो जाएगा। कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि बहुत सारी चीज़ें कन्वर्ट होती रहती है, अबायोटिक से बायोटिक और बायोटिक से वापस अबायोटिक में कन्वर्ट होती रहती है। तो इसको ही क्या कहते हैं? इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर हैबिटेट, एनवायरनमेंट आर को रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि इसमें से कोई भी जो सिस्टम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या उनका हैबिटेट हो या एनवायरनमेंट हो, इसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ये हमेशा एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं को रिलेट करती रहेगी। इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम का और एक डेफिनेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। अगर जो भी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है तो उसको ही हम क्या कह सकते हैं? तो इकोसिस्टम ऐसे कह सकते हैं। इकोसिस्टम जो है तो अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर में डिवाइड है। अबायोटिक फैक्टर इवन फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिवाइड है। जो केमिकल फैक्टर है तो केमिकल भी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिवाइड है। जो बायोटिक चीज़ है तो उसमें तीन चीज़ आती है, प्रोड्यूसर आते हैं, कंज्यूमर आते हैं, डीकम्पोजर आते हैं। प्रोड्यूसर में प्लांट आते हैं, कंज्यूमर्स में एनिमल्स आ जाएंगे, और डीकम्पोज में माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, कुछ स्कैवेंजर्स है, दीज आर पार्ट ऑफ डीकम्पोजर। अगर हम अबायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो अगर फिजिकल में देखेंगे तो एयर है, वाटर है, वेपर, मिनरल, सॉइल, सनलाइट, ये क्या आ जाएंगे? तो अबायोटिक फैक्टर आ जाएंगे। टॉक अबाउट द केमिकल फैक्टर। तो केमिकल फैक्टर में ये क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है कि जो जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, ऐसे अलग अलग प्रकार की जो एलिमेंट है या उसके जो कंपाउंड है उसको हम केमिकल फैक्टर्स में इंक्लूड कर लेंगे। इफ़ यू टॉक अबाउट अबायोटिक फैक्टर्स केमिकल फैक्टर्स में, तो उसमें क्या है? अबायोटिक फैक्टर या केमिकल फैक्टर की बात करें तो उसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है
उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड ये किसका हिस्सा हो जाएगा, तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस का हिस्सा हो जाएगा। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी अगर कंपाउंड पाया जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। प्लांट भी हो सकता है या एनिमल हो सकता है या कोई फंगस है, बैक्टीरिया है, अगर ये चीज़ें अगर जिंदा है तो इसमें अगर कोई चीज़ कोई केमिकल कंपाउंड मिल रहा है तो उसको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस पकड़ेंगे। जो बायोटिक फैक्टर है, तो बायोटिक फैक्टर में क्या आता है, एटोट्रॉफ आते हैं और एटोट्रॉफ को ही हम प्रोड्यूसर कहते हैं। तो एग्जैक्टली जो प्लांट्स है, तो प्लांट्स आर द पार्ट ऑफ द एटोट्रॉपिक सिस्टम। अगर हेटेरोट्रॉपिक सिस्टम की बात करें तो उसमें मेजरली कंज्यूमर्स आते हैं। जो कंज्यूमर्स में अगर हम देखें तो मेजरली प्लांट, एनिमल को हम कंसिडर करते हैं। तो एनिमल में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर, ऐसे एग्जैक्टली इसका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक जो एनिमल है, अगर वो जब है तो अगर वो मर जाएंगे तो उनकी डेथ होने के बाद जो माइक्रोब्स है, तो माइक्रोब्स क्या करेंगे, उनको उनके अंदर जितने भी चीज़ें थी, बायोटिक चीज़ें थी, उसको वापस डिकम्पोज करके उसको अबायोटिक में कन्वर्ट करते हैं। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है यानी नॉन लिविंग थिंग है, उसको यूज़ करके मान लीजिए प्लांट है तो प्लांट को ग्रो करते हैं। या इवन जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, तो अगर वो एग्जैक्टली मान लीजिए डेड हो गए, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है यानी लिविंग जो भी चीज़ें है, अगर उनकी डेथ हो गई तो डेथ के बाद क्या हो जाता है, तो डेथ के बाद जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको डिकम्पोज करके उसके वापस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनते रहते हैं। तो ये इंटर कन्वर्जन कंटिन्यूसली चालू रहता है इन इकोसिस्टम में। स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हर एक एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट मिलेगा क्योंकि वहाँ एनवायरनमेंट अलग है, और उसके बदले में क्या होगा, तो उसका शेप, साइज, उसका फीचर्स, बिहेवियर सब अलग रहेंगे। और जो हर कोई ऑर्गेनिज्म है, लिविंग हो या हर कोई फैक्टर है, इवन लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, तो वो क्या करेगा, इकोसिस्टम को या एनवायरनमेंट को पर्टिकुलर चीज़ ही दे पाएगा या उससे पर्टिकुलर चीज़ें ही ले पाएगा। तो अगर हम बायोटिक फैक्टर की बात करें तो बायोटिक फैक्टर अफेक्ट द अबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड अबायोटिक फैक्टर अफेक्ट द बायोटिक फैक्टर। उसकी अगर हम एग्जांपल देखें, मान लीजिए पर्टिकुलर एक जगह है, वहाँ एयर सफिशिएंट नहीं है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर एक जगह है कि जहाँ सनलाइट अच्छे से नहीं आती है, तो वहाँ क्या है कि प्लांट ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए ऐसे कोई तो जगह कि भाई सिर्फ ओनली वहाँ क्या है कि ओनली प्लांट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो वहाँ एनिमल नहीं रहेगा। तो एनिमल नहीं रहेंगे तो बहुत सारा उसको जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, क्योंकि जो एनिमल का वेस्ट मटेरियल है वो कोई एज न्यूट्रिशन कौन यूज़ करते हैं, तो प्लांट यूज़ करते हैं। तो ये इंटर कन्वर्जन के लिए एनिमल नहीं है तो प्लांट आल्सो कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो अबायोटिक फैक्टर में पकड़ा जाएगा एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, सन एंड ह्यूमिडिटी। दीज आर द अबायोटिक फैक्टर्स। जो बायोटिक फैक्टर्स है वो डिसाइड करते हैं कि अबायोटिक फैक्टर जो है वो डिसाइड करते हैं कि कितना बायोटिक फैक्टर उसमें अवेलेबल रहेगा। मान लीजिए एक जगह पे, किसी जगह पे पानी नहीं है तो वहाँ ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहेंगे या अदरवाइज प्लांट भी वहाँ ग्रो नहीं करेंगे। मान लीजिए प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तो दूसरे एनिमल भी सही से वहाँ ग्रो नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अगर मान लीजिए वहाँ एग्जैक्टली कितना नंबर का एग्जैक्टली बायोटिक फैक्टर रहेंगे या अबायोटिक फैक्टर रहेंगे, तो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे कि वो एग्जैक्टली कितने नंबर वहाँ अवेलेबल चाहिए पर्टिकुलर स्पीसीज के। तो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स प्रोपोर्शन कंटिन्यूसली कीप ऑन चेंजिंग। मान लीजिए पर्टिकुलर जगह में बहुत सारे पेड़ है, तो वो पेड़ अगर दूसरे एनिमल खाते रहेंगे, अगर एनिमल की संख्या बढ़ गई या क्वांटिटी बढ़ गई, नंबर बढ़ गया, तो क्या जगह प्लांट कम हो जाएंगे। अगर प्लांट की संख्या कम हो गई तो एनिमल की संख्या कम हो जाएगी कुछ दिन के बाद। तो ये क्या है, ये रेशो कंटिन्यूसली, ये प्रोपोर्शन है वो क्या है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है और उस पर डिपेंड करता है कि क्या अवेलेबल वहाँ रिसोर्सेस है। एवरी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर परफॉर्म स्पेसिफिक रोल इन द एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम। यानी कि बायोटिक फैक्टर लीजिए या अबायोटिक फैक्टर लीजिए, हर एक बायोटिक या अबायोटिक फैक्टर का जो भी है वो एक स्पेसिफिक रोल है इकोसिस्टम में। तो निश क्या है, तो निश इज द पोजिशन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कॉन्टेक्स्ट टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द रोल इट इज प्लेइंग। तो एग्जैक्टली एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में क्या रोल प्ले कर रहा है और वो एग्जैक्टली इकोसिस्टम में कहाँ रखा गया है, इसको ही निश ऐसे कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस करके एयर दे देगा, इवन भी क्या बनाएगा, तो ग्लूकोज बना लेगा। अलॉन्ग विद दिस एक्चुअली ये क्या करेगा, ये फूड एंड शेल्टर भी दे देगा बहुत सारे इंसेक्ट के लिए, एंड के लिए, हनी बी के लिए। तो ये क्या है, सनफ्लावर इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम।
ईच प्लेस ऑन द अर्थ हैज़ डिफरेंट इकोसिस्टम। एक्चुअली क्या है, जो अर्थ सिस्टम है वहाँ हर जगह पे एनवायरनमेंट अलग है, क्लाइमेट अलग है, वेदर अलग है, तो उसकी वजह से क्या है अलग अलग इकोसिस्टम डेवलप हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, पॉन्ड, ओशियन, रिवर, तो ये अलग अलग इकोसिस्टम अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। इकोसिस्टम फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू साइज, प्लेस, क्लाइमेट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो डेजर्ट का इकोसिस्टम एक्वेटिक वाटर इकोसिस्टम से अलग रहेगा, या मरीन इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर जो इकोसिस्टम है ये दोनों क्या रहेंगे तो अलग रहेंगे। हाँ, तो दे विल शो द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल इकोसिस्टम आर लिंक टू ईच अदर दो दे लुक्स और सिम डिफरेंट। तो यानी कि दुनिया में जितने भी आप इकोसिस्टम देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अगर मान लीजिए कोई सहारा का डेजर्ट भी हम लेते हैं, या इवन जो हिमालय का जो भी इकोसिस्टम ले रहे हैं मान लीजिए आइस रिलेटेड, तो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं, दो दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर एंड दो दे आर वेरी डिफरेंट। बायोटिक जो कम्युनिटी है, तो बायोटिक कम्युनिटी इज अनदर वर्ड फॉर द इकोसिस्टम। बायोम्स क्या होते हैं, अगर कोई इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है, तो उस पर्टिकुलर लार्ज एरिया इकोसिस्टम को ही बायोम्स ऐसे कहा जाता है। जो एग्जैक्टली अलग अलग जो भी एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से, जो भी वेदर है या वहाँ का एग्जैक्टली जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से अलग अलग क्या है तो इकोसिस्टम बने हैं। फॉर एग्जांपल हमें लैंड एंड एक्वेटिक पढ़ना है, तो इसमें हमें फ़ोटो दी है बुक में ग्रास लैंड की। उसके बाद है हमें फ़ोटो दी है फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। उसके बाद हमारे पास एक फ़ोटो है एक्वेटिक इकोसिस्टम की। और यहाँ इसके बाद हम पढ़ेंगे पोल्यूशन इन इकोसिस्टम ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो बायोम्स है वो दो प्रकार के होते हैं, लैंड एंड एक्वेटिक। तो जो लैंड बायोम्स होते हैं तो हम वो जहाँ तक ओनली ज़मीन है, पानी बिल्कुल भी नहीं, उसको हम लैंड बायोम्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेजर्ट, आइसलैंड, टाइगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो दीज आर द पार्ट ऑफ लैंड बायोम्स। दिस डिपेंड्स अपॉन द अवेबिलिटी ऑफ बायोटिक फैक्टर्स। देखिए एग्जैक्टली देखिए यहाँ अगर हम देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लीजिए या इवन आप फॉरेस्ट लीजिए एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो यहाँ मान लीजिए कोई तो लेक है बड़ी, तो अगर हम उस पर्टिकुलर छोटे से लेक की बात करेंगे तो वो हो जाएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। इवन ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अगर यहाँ भी कोई बड़ी रिवर है या बड़ा कोई तालाब है, लेक है, पॉन्ड है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे एक्वेटिक वाटर सिस्टम। बट ओवरऑल इसमें ज़्यादा एरिया किसने कवर किया है तो लैंड ने, इसके लिए हम इसको कहेंगे लैंड बायोम्स। अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते तो ग्रासलैंड क्या है कि जहाँ एग्जैक्टली रेनफॉल इतनी नहीं आ रही है कि जिसकी वजह से बड़े ट्री ग्रो कर पाए, और यहाँ क्या होती है कि बहुत सारी ग्रास होती है और वास्ट ग्रोथ ऑफ ग्रास होती है। तो यहाँ समर थोड़े लंबे चलते हैं, लिमिटेड रेन होती है, उसकी वजह से छोटे छोटे प्लांट यानी बुशेस टाइप ट्रीज आते हैं वहाँ। तो यहाँ कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, गोट, शीप, जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट, डियर, चीतल, टाइगर, लायन। तो इसमें क्या है कि कुछ जो एनिमल है वो लोकेशन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जेब्रा आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, इवन जिराफ भी आपको इंडिया में नहीं मिलेगा नेचुरली। तो उसके बाद बर्ड्स भी मिलेंगे वहाँ, इंसेक्ट भी मिलेंगे एंड माइक्रोब्स भी मिलेंगे। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इफ यू टॉक अबाउट द एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, दिस इज नेचुरल इकोसिस्टम वेयर वैरायटी ऑफ प्लांट। बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इसकी वजह से बहुत सारे प्लांट मिलते हैं, बहुत सारी वैरायटी ऑफ एनिमल मिलते हैं। और एक्चुअली यहाँ क्या है कि बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर इजीली अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी रहते हैं। इसके लिए क्या होता है कि वहाँ प्लांट और एनिमल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो करते हैं। तो इकोसिस्टम इन इंडिया कंजर्वेशन की अगर बात करें कि इंडिया ने क्या क्या उसके लिए स्टेप लिए है, तो नेशनल पार्क बनाया है टू कंजर्व द इकोसिस्टम। तो नेशनल पार्क 106 है, नवंबर 23 का डाटा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 573 है, नवंबर 23 के डाटा अनुसार। बायो रिजर्व 18 है एंड जू 347 है। अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो अर्थ जो है वो 71% वाटर से कवर्ड है एंड 29% से लैंड से कवर्ड है। तो 70% वाटर है, तो इसका मतलब क्या, हमारे पास एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है वो ज़्यादा मिलेंगे कंपेयर टू लैंड इकोसिस्टम। तो जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर यानी कि उसमें सॉल्ट का जो क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। तो उसमें आता है, कवर होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में पॉन्ड, लेक एंड रिवर्स। एंड उसके बाद इवन आपके जो ग्लेशियर्स है, तो ग्लेशियर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ इट बिकॉज दीज आर द फ्रेश वाटर्स।
फिर उसके बाद है इवन अंडरग्राउंड वाटर इज आल्सो पार्ट ऑफ इट, अंडरग्राउंड वाटर। उसके बाद ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी थ्रू वाटर करंट, तो जो भी एनर्जी ट्रांसफर होती है तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट। डिकम्पोजर्स एट द बॉटम ऑफ रिजर्वियर, तो जो भी डिकम्पोजर्स आपको मिलेंगे वो आपको जो बॉटम रहता है वाटर रिजर्वियर का उसके बॉटम में मिलेंगे। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो डेड बॉडीज को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करके उसके अंदर जो भी बायोटिक चीज़ें पहले की थी उसको तोड़ के क्या करते हैं, और बायोटिक फैक्टर्स में डिवाइड करते रहते हैं। अगर मरीन सिस्टम की इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें बहुत सारे मरीन प्लांट एंड मरीन एनिमल्स मिलेगा। बहुत सारे मरीन प्लांट एंड मरीन एनिमल है, दे कैन नॉट सर्वाइव इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। शैलो वाटर अगर हम लेते हैं तो वहाँ एग्जैक्टली आपको स्मॉल फिशेस मिलेंगे, प्रॉन्स मिलेंगे, algae मिलेंगे, तो छोटे छोटे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। अगर ओशियन की बात करें तो ओशियन बहुत बड़ा होता है, उसके पास बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, उसकी वजह से जो भी एनिमल्स है, प्लांट है, वो आपको क्या मिलेंगे, तो बिग साइज के मिल जाएंगे। ओशियन के भी अगर हम बॉटम पे देखेंगे तो हमें बहुत सारे बैक्टीरिया मिलेंगे जो एग्जैक्टली डेड प्लांट हो या एनिमल हो उनको डिकम्पोज करके उसको वापस अबायोटिक फैक्टर में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ द इकोसिस्टम बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो एक्चुअली जो भी ये पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, तो ह्यूमन बींग है बहुत सारे डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, एनवायरनमेंट पोल्यूट कर रहा है। इसकी वजह से नाउअडेज क्या हो रहा है, इकोसिस्टम जो है उसकी जो साइज है वो श्रिंक होने लगी है, तो डिमिनिशमेंट हो गया। तो व्हाट आर द एक्टिविटी वी डू, तो माइनिंग हम करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, वाटर पोल्यूशन करते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं। इसकी वजह से जो श्रिंकिंग है, तो श्रिंकिंग ज़्यादा होने लगा है इकोसिस्टम का। मोर देन नेसेसरी, यानी कि आदमी जो होता है वो एक्चुअली नेसेसरी से ज़्यादा ही नेचर से पुल करने की कोशिश करता है। उसकी वजह से क्या होता है, तो ज़्यादा इकोसिस्टम को डैमेज होता है। तो उसकी वजह से कंटिन्यूसली स्ट्रेस रहता है इकोसिस्टम पे और लार्ज वेस्ट प्रोड्यूस होता रहता है। अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रैफिक, रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री, तो ये सारी चीज़ों को रिकवर करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज को वो नेचर से लेता है। इसके वजह से भी क्या होता है, इकोसिस्टम डैमेज होता है या कम होने लगता है। रोड, रेलवेज, हाउसिंग प्रोजेक्ट, तो ये इसके कारण भी बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन होता है। टूरिज्म भी क्या होता है, टूरिज्म करने के लिए या टूरिज्म जो भी टूरिस्ट है उनके लिए बहुत सारी एक्टिविटी देने के लिए बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिफॉरेस्टेशन किया जाता है या रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है। उसकी वजह से भी इकोसिस्टम डैमेज हो जाता है। जो लार्ज है डैम्स बनाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारा एरिया जो पहले मान लीजिए पानी के अंदर नहीं था, बिकॉज ऑफ द लार्ज डैम्स वो सारा एरिया किसमें चला जाता है, अंडर वाटर। अगर मान लीजिए किसी कंट्री में वॉर हो गई बिकॉज ऑफ द लैंड और वाटर और बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज, तो वॉर के कारण भी क्या होता है कि इकोसिस्टम डैमेज हो जाता है एंड बहुत सारे जो इकोसिस्टम है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वॉर्स।